नमस्कार साथियों। आज हमने अपन लेकर के आए पाचन तंत्र। हमने दो तंत्रों के बारे में अध्ययन किया। मानव शरीर के तंत्र चल रहे हैं अपने, ठीक है। एक अपने अध्ययन किया कंकाल तंत्र का, एक अपन ने अध्ययन किया श्वसन तंत्र का। आज अपना तीसरा तंत्र है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? जो अपन भोजन लेते हैं वो किस प्रकार अपने लास्ट में जाकर के पचता है, उसकी चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र होता क्या है? पाचन तंत्र भोजन के पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है। ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उस तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं पाचन की, यानी डाइजेशन की, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है? जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जो जटिल पोषक पदार्थ हैं, जो बड़े बड़े पोषक पदार्थ हैं, जटिल पोषक पदार्थ हैं, उनको एक सरल पोषक यानी कि सरल पोषक पदार्थ में, और जटिल को सरल पोषक पदार्थ में, और जो बड़े पोषक पदार्थ हैं उसको छोटे छोटे पोषक पदार्थों में ही तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। अब पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं? ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बात करते हैं पाचन तंत्र के अंग की। कौन कौन से अंगों के बारे में अपन चर्चा करेंगे पाचन तंत्र में, उसकी बात करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग काम में लिए जाते हैं? भोजन को चबाने, दांत निगलने, पचाने और शोषित करने के लिए, अतिरिक्त अधपचे और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत आहार नाल या पाचन नली और पाचन के सहायक अंग होते हैं। ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग व ग्रंथियां, कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं, कौन कौन से अंग आते हैं, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। अंग कौन कौन से आते हैं? एक तो अपना मुख, माउथ, एक आपकी ग्रसनी फेरेंस, एक अपनी ग्रास नली या ग्रास नाल, चौथा भाग अपना आमाशय, पांचवा भाग है छोटी आंत, छठा भाग है अपना बड़ी आंत, और सातवां जो भाग है अपना मल द्वार, रेक्टम। आइए ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती है उनकी चर्चा करते हैं। पहले ये डायग्राम देख लेते हैं कैसा है। आइए ये अपना डायग्राम है पाचन तंत्र का। यहां से पाचन स्टार्ट होता है अपना, मुख से पाचन स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे जाएगा ग्रसनी में जाएगा भोजन, ग्रसनी से ये जो गर्सिका है, गर्सिका में भोजन जाएगा, गर्सिका के बाद अपना आमाशय में भोजन जाएगा, आमाशय के बाद ये ग्रहणी में भोजन जाएगा, ग्रहणी के बाद अब इस छोटी आंत में, बड़ी आंत में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाता हुआ ये मलाशय में जाएगा, मलाशय से गुदा के द्वारा काई के रूप में बाहर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की ग्रंथियों की। ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो अपने आती है लार ग्रंथि, दूसरा अपना आता है लीवर, यकृत भी एक ग्रंथि है, तीसरा आता है आपका अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जो अपने 8-9 अंग पढ़े हैं ऊपर, जिन अंगों की अपने चर्चा की है वो किस नाम से जाने जाते हैं? एक ही नाम ले सकते हैं अपन उसको आहार नाल के नाम से जान सकते हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। जो आहार नाल है वो कहां से शुरू होती है? अपने मुख से शुरू होती है, और कहां तक खत्म होती है? कि जो मल द्वार है, जो गुदा है, उस पे खत्म होती है। यह करीब कितने, अपन ने पाचन तंत्र के अंग पढ़े हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां पूछी जाती है उसकी चर्चा करते हैं। पहली ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि यानी लीवर ग्रंथि, तीसरी ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्रंथि। जो अंग पढ़े हैं अपने 8-9, उनको एक सम्मिलित रूप से अपन क्या कह सकते हैं? आहार नाल कह सकते हैं। और आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? आहार नाल शुरू होता है अपने मुख से, और कहाँ पे जाके एंड होता है? गुदा में, जो अपना जो म्यूकस है उसमें एंड होता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितने मीटर होती है? 8 से 10, लगभग 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहा जाता है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आहार नाल के कार्य कौन कौन से होते हैं? आहार नाल भोजन को सरल करके उसको पचाने का कार्य करता है, और पचित आहार का अवशोषण करता है। आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना होता है, यानी भोजन जो होता है अपना
वो मुख से स्टार्ट होकर के जो अपने जो मल द्वार होता है, गुदा होती है, वहां तक पहुंचाने का कार्य होता है। पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियों या अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। अब बात करते हैं पाचन तंत्र के अंगों के बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि पाचन कार्य में मुख से लेकर मल द्वार तक कोई जरूरी गुण नहीं है। ये ऊपर चलिए, आप मुख से स्टार्ट करेंगे। अपना जो पहला अंग आता है पाचन तंत्र का, वो आता है मुख। आहार नाल का अग्रभाग यानी आगे वाला जो भाग होता है आहार नाल का, जहां से आहार नाल शुरू होती है, वो कौन सा भाग होता है? मुख होता है। आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरे नुमा अंग होता है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपना इसमें आता है, मुख के अंदर ही आता है जीभ यानी जिह्वा। यह मुख के अंदर दोनों जबड़ों के मध्य गुहा में स्थित होती है। यह मांसपेशियों से बनी होती है, गुलाबी रंग की होती है। भोजन चबाते समय यह उसे इधर उधर करने तथा भोजन निकलने में सहायता करती है। कौन, आपको पूछ ले, भोजन निकलने में सहायता कौन करती है? तो जीभ। जीभ में कुछ दानेदार उभार होते हैं जो स्वादांकुर कहलाते हैं, यानी स्वाद कलिकाएं बोल सकते हैं उसको। स्वाद लेने में सहायक होती हैं, उसे स्वादांकुर कहते हैं, जिनके द्वारा मीठा, कड़वा, नमकीन, कसेला आदि स्वाद का अनुभव होता है। भोजन को इधर उधर करते समय मुंह से निकली लार भी भोजन में भली भांति मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना होकर सरल रूप से आगे सरकने के लायक बन जाता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। मुख दो मोसल ओठों से घिरा रहता है, जो मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक एक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। इस जो दांत पाए जाते हैं, वो जो सांचा होता है, उस सांचे को क्या कहते हैं? अपने मसूड़ा कहते हैं, गम कहा जाता है। मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को गर्तदंती कहा जाता है। मानवों में जो मानव होता है, अपना हुमन जो है, वो कौन सी दांतों की कौन सी अवस्था पाई जाती है? द्विबारदंती पाई जाती है। द्विबारदंती का अर्थ होता है, अपने जो मनुष्य में है वो दांत कितने टाइम आते हैं? दो समय दांत आते हैं। एक बचपन में, बचपन में आते हैं जो टूटकर वापस 2 दांत आते हैं, उसे द्विबारदंती कहा जाता है। जिसमें जीवन काल में 2 प्रकार के दांत आते हैं। एक तो आते हैं आपके अस्थायी दांत, जो अपन कह सकते हैं दूध के दांत, तथा दूसरे होते हैं स्थायी दांत। ये स्थायी दांत आगे चल करके टूटते हैं। अगर किसी से आप बदमाशी करते हो तो ये पहले भी टूट सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रत्नक, चावरणक, अग्रचावरणक। कृंतक कौन कौन से होते हैं? ये सबसे आगे के दांत होते हैं, जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं, ठीक है। रत्नक कौन से होते हैं? ये दांत भोजन को चीरने, फाड़ने का कार्य करते हैं। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। मांसाहारी पशुओं में ये ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि मांसाहारी पशुओं को भोजन को चीरने फाड़ने की ज्यादा जरूरत होती है। शाकाहारियों को जितनी भोजन को चीरने फाड़ने की जरूरत नहीं होती है, उनको कम आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अपन कह सकते हैं रदनक जो होते हैं वो मांसाहारी पशुओं में ज्यादा विकसित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अग्रचरणक की। अग्रचरणक क्या होते हैं? ये भोजन को चबाने में सहायक करते हैं। रदनक क्या होते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने में सहायक करते हैं। और चरणक का कार्य क्या होता है? ये भोजन को चबाते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चौरणक की। चौरणक क्या होता है? ये दांत भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। चौरणक का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाने का कार्य होता है तथा प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं, यानी टोटल 12 दांत पाए जाते हैं। प्रथमतः ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। अपन
आइए इसका दांत का जो डायग्राम है उसकी चर्चा करते हैं। 1 नंबर 2 नंबर दांत क्या है? कृंतक है, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। 3 नंबर क्या है? रदनक है। 4 नंबर और 5 नंबर दांत अग्रचौवर्णक है। 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर दांत क्या है? चौवर्णक है, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये 1 नंबर वाला जो दांत है, ये क्या है? कृंतक। कृंतक दांत आप देख सकते हो इस प्रकार की आकृति होती है कृंतक दांत की। रदनक दांत जो है वो 3 नंबर वाला जो है वो रदनक दांत की आकृति है। अगर चौवर्णक दांत की आकृति 4 नंबर वाली है और चौवर्णक दांत की आकृति आपकी 6 नंबर। ये जो दांत है वो इस प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो यहाँ पे जो गोल गोल स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हनुगर्तिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये दंत गुहा है, ये वाली जो आपको दिख रही है ये दंत गुहा है, ठीक है। ये जो परत दिख रही है आपको, ये वाली जो परत दिख रही है, ये परत आपकी, ये वाली परत देख पा रहे हो आप, ये परत इनेमल की बनी होती है। ये परत डेंट्री होती है, ये आपके मसूड़े होते हैं। ये आपको दिख रही है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जबड़े की हड्डी होती है। ये सीमेंट, ये वाली जो परत है ये सीमेंट की बनी होती है। और ये आप देख रहे हो लाल लाल, आपको जो लाल लाल पोर्शन दिख रहा है ये क्या होती है? रक्त वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं होती हैं। ये इसकी जड़ होती हैं। ये जो है ये पार्ट ये गिरवा कहलाता है। ये शिखर, ऊपर का जो पार्ट है ये शिखर कहलाता है, ठीक है। ये मानव दांत की संरचना है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ग्रसनी से पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बताता हूँ दांत के बारे में जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आपको पूछ ले, जो वयस्क होते हैं उसमें दंत सूत्र दर क्या होता है? तो दंत सूत्र होता है 2 3 2 2 3 2 3 बटे 2, यानी कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं, उसका दंत सूत्र होता है। मनुष्य जो बच्चों में दांत होते हैं वो 20 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उसका भी एक दंत सूत्र होता है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की अपन ग्रसनी की। ग्रसनी क्या होती है? मुख गुहा और जिह्वा व तालु के पिछले भाग में एक छोटी सी कुपीनुमा संरचना, कुपीनुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रासनाल तथा वायु श्वास नाल में जाती है। ग्रसनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना कर सके। इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं। अग्र भाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रासनाल स्थित होती है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ग्रसनी का काम क्या होता है? ग्रसनी का काम होता है जो अपना भोजन है वो श्वास नली में न पहुंच पाए। अगर वो भोजन श्वास नली में पहुंच जाता है, अगर ज्यादा दिक्कत हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अगर भोजन श्वास नली में पहुंच जाए तो, अगर भोजन श्वास नली में पहुंच जाता है तो व्यक्ति को सांस नहीं आएगी, जिससे उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ग्रसनी का काम होते हैं ये। अब ग्रसनी 3 भागों में विभक्त होती है। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, तीसरा भाग अपना कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। अब बात करते हैं तीसरे भाग की। अब अपन तीसरे अंग की बात करते हैं पाचन तंत्र में। ग्रास नली, ओसोफेगस। यह एक संकरी पेशीय नली होती है जो करीब कितनी लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है आपको पूछ ले तो 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा, क्रेविक्स तथा वक्ष स्थल से होती हुई मध्य पट यानी कि जो डायफ्राम होते हैं, डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम क्या होता है? भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं पर ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां मिलती हैं। इन ग्रंथियों से स्त्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बनाया जाता है। ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की गति, कौन सी गति? कर्मानुकुंचन गति प्रदान करती है, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर
ऊतकों को एक पल्ला क्लेप बोलते हैं। वो होता है, यह पल्ला किससे ढका रहता है? घाटी ढक्कन से ढका रहता है, जिसे अपन एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है। भोजन निगलने के दौरान यह घाटी ढक्कन बंद हो जाता है तथा भोजन श्वास नली में प्रवेश करने से बच जाता है। आपको पूछ ले कि श्वास नली में भोजन न जाने का कारण क्या है? एपिग्लोटिस ढक्कन या घाटी ढक्कन इसका मुख्य कारण है। अब बात करते हैं चौथे अंग की। चौथा अंग अपना आमाशय स्टोमच। आमाशय आहार नाल का ग्रास नली से आगे का जो भाग है वो आमाशय कहलाता है। यह एक पेशीय जे आकार की संरचना है जो उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के नीचे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग होता है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। आपको आमाशय की आकृति पूछ ले, आमाशय की आकृति कैसी होती है? जे आकार की आकृति, इंग्लिश में जो जे अक्षर होता है उसके आकार की आकृति होती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आमाशय कितने भागों में बांटा जाता है? आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है स्टोमच को। ये जो पहला वाला भाग है ये गर्सिका है। गर्सिका में आपका ये जठरागम नहीं, ये जठर रस है। यहाँ पे जो रस भरा हुआ होता है, जो द्रव्य भरा हुआ होता है वो जठर रस होता है। ये फंडस होता है, ये जठर निर्गम होता है और ये ग्रहणी का उद्रव भाग होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब बात करते हैं कार्डियक या जठरागम या जठर रस भाग। यह बायां बड़ा भाग होता है जहां से गर्सिका आमाशय में प्रवेश करती है। जठर निर्गमी भाग क्या होता है? यह आमाशय का दाहिना छोटा भाग होता है जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना फंडिस भाग, इंपॉर्टेंट है फंडिस भाग। यह उपरोक्त वर्णित 2 भागों के मध्य की संरचना होती है। आमाशय में 2 अवरोधिनी या संकोचक पेशियां पाई जाती हैं। ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री में अंतर्वृष्ट करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। ग्रास नलिका अवरोधनी क्या होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। यह गर्सिका व आमाशय को विभाजित करती है। गर्सिका और आमाशय को विभाजित करने वाली जो नलिका है उसको क्या बोलते हैं? ग्रास नलिका अवरोधनी कहा जाता है। विभाजित करती है तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। जो अम्लीय भोजन है उसको ग्रसनी में जाने से कौन रोकती है? ग्रास नलिका अवरोधनी रोकती है। जठर निर्गम्य अवरोधनी का क्या काम होता है? आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। किस किस को विभाजित करती है? आप अगर नोट्स बनाना चाहे तो इसको लिखेंगे विभाजित। जठर निर्गम्य अवरोधनी हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे विभाजित। आप ये लिखोगे आमाशय व छोटी आंत को। नेक्स्ट लिखोगे इसका कार्य क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखोगे आप इसका कार्य क्या होता है? आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकासी को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे छोटी आंत से लेकर के जो अपने जो अंग बचे हुए हैं शरीर के पाचन तंत्र के जो अंग बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। कल अपन छोटी आंत से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।